आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, मौजूदा दौर में ख़ानदानों का शिराज़ा बिखर रहा है। ब्रोकन मैरिजेस। वजह यह है कि मियाँ बीवी को अपने हुकूक़ का पता नहीं होता। पता होता भी है तो सोसाइटी का ऐसा प्रेशर होता है कि वह हुकूक़ का इस्तेमाल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ख़ानदानों में लड़ाई झगड़े तनाज़ात पैदा हो रहे हैं और वक्त पर और सही जगह जाकर इसका हल ना निकाला जाए तो ख़ानदान टूट रहे हैं। बहुत सारे मौजूदा दौर में आपको सिंगल पेरेंट्स नज़र आएंगे। सिंगल पेरेंट और कोई कामयाब लड़का या लड़की बताना बहुत आसान है, मगर उसके पीछे जो मेहनत लगती है, जो सैक्रिफाइसेस होते हैं, वो बहुत इंसानों को खून के आंसू रुलाते हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए, मर्द औरत के लिए पैदा हुआ, औरत मर्द के लिए पैदा हुई, दोनों मिलकर ही इस दुनिया को आगे लेकर जाते हैं। ये शुरू से होता आ रहा है, ता क़यामत यही चलेगा। तो ख़ानदान न टूटें, ख़ानदानों में तनाज़ात ना हो, इसके ताल्लुक़ से मीडिएशन होता है, यानी कि आपस में बैठकर बातचीत होती है। दानिश्वरान के साथ, अपने वेल विशर्स के साथ, खैर ख्वाहों के साथ मशवरा होता है। मशवरे के बाद बहुत सारे हमने देखे हैं काउंसलिंग सेंटर्स को मैं जानता हूँ, वहाँ पर लोग इंतहाई सख्त गुस्से में आते हैं, मगर मुफीद मशवरों की वजह से आपस में फिर मिलकर रहने का इरादा करके काउंसलिंग सेंटर छोड़ के जाते हैं। ऐसा ही एक सेंटर है इनविजिबल स्कार्स, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस पे ज़्यादा फोकस करता है। अक्सर ये देखा गया है कि मर्द क्योंकि ताकतवर होता है और पैट्रियार्कल सोसाइटी है, जिसकी वजह से वो डोमिनेट करता है और अपनी ज़ौजा को दबा कर रखने की कोशिश करता है। आजकल के दौर की पढ़ी लिखी ख़वातीन बहुत ज़्यादा ये बर्दाश्त नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से शिराज़ा बिखरता है। कहीं कहीं पर यह भी देखने में आया है ख़वातीन सुपर पावरफुल होती है, सुपर यानी कि देखे होंगे आप लोग कि कहीं कहीं ख़वातीन का भी पल्ला भारी हो जाता है। चाहे कहीं किसी का भी पल्ला भारी हो, डोमेस्टिक वायलेंस किसी की भी जानिब से हो, ये जो है काबिल बर्दाश्त नहीं है, सिविलाइज सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इन चीज़ों को टेक केयर करने के लिए हमारी एकता मैडम मौजूद हैं आपके लिए। आइए एकता साहिबा से बात कर सकते हैं। आपका HDTV पर खैर मकदम। वेल, थैंक यू। ये जो इनविजिबल स्कार्स हैं, इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होते हैं और ये कब से चल रहा है, सर बताइए। ये 2016 में हम लोगों ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। ये फेसबुक पे इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था एक सेफ़ स्पेस देने के लिए लोगों को, कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है और आप इस स्थिति में नहीं हैं कि आप घर से इमीडिएटली निकल के जा सकें या छोड़ सकें और आप रहना चाहते हैं अपने स्पाउस के साथ, तो ये सेफ़ स्पेस है। आप यहाँ पर आकर के अपनी प्रॉब्लम्स को वेंट कर सकते हैं। धीरे धीरे हमें थोड़े रिक्वेस्ट्स आने लगे हेल्प के लिए, फिर हम लोगों ने हेल्प करना शुरू किया। 2023 में, दैट इज़ 2023, हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट रजिस्टर किया। हमारा जो मेन काम है वो सेंटर्ड अराउंड डोमेस्टिक वायलेंस एंड अब्यूज़, और हम 3 चीज़ें करते हैं बेसिकली। पहला सर्वाइवर सपोर्ट है, जो हमारा कोर काम है। दूसरा है अवेयरनेस, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड सेंसिटाइजेशन। तीसरा है पॉलिसी एडवोकेसी। सो ये जो हमने ट्रेनिंग IAMC के साथ किया है, ये इट फॉल्स अंडर आर मैंडेट ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग। सो हम लोगों को लगा कि इंडिया कल्चरली एक मीडिएशन एक कल्चरल नॉर्म है इंडिया में, और आप चाहे शादी देख लीजिए और चाहे घर के डिस्प्यूट्स देख लीजिए, हर जगह पे मीडिएशन हमेशा से यूज़ होता है, बस वो इनफॉर्मली यूज़ होता है। सो हम लोगों को लगा कि ये बहुत अच्छा तरीका होगा अगर मीडिएशन से हम लोग उन डिस्प्यूट्स को थोड़ा रिड्यूस कर सकें, या शुरू में ही देख लें कि वो डिस्प्यूट वहाँ तक पहुँचे ही नहीं। सो हाउ अबाउट वी डू अ प्रोग्राम
फॉर सोशल वर्कर्स को पिक करने का रीज़न ये था कि हम चाहते थे कि जितने लोग फ़ायदा उठाएं मीडिएशन का, उनको कोई कॉस्ट ना पड़े। और सोशल वर्कर्स ऑलरेडी अपने एनजीओज़ में काम कर रहे होते हैं, ऑलरेडी कम्युनिटीज़ में एम्बेडेड होते हैं, तो उनको एडिशनल हम लोगों ने स्किल्स दिए हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्ड की है ताकि वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें अपनी कम्युनिटीज़ के अंदर। ये बड़ा अच्छा काम किया आपने। सोशल वर्कर्स ऑलरेडी दिल में एक जज्बा लिए होते हैं, समाज की बेहतरी के लिए, सुधार के लिए काम करते हैं। थोड़ा सा ब्रशअप करने की ज़रूरत पड़ती है जो स्किल्स आप उनको दे रहे हैं। तो अब तक के आपने कितने वर्कर्स को ट्रेनिंग कर चुके हैं? ये हमारा पहला बैच था, पायलट। हम लोगों ने सोचा कि लेट अस वर्क टुगेदर एंड ट्राई एंड सी कि किस तरीके से इसको हम एक प्रोग्राम बना सकते हैं। तो आईएमसी को हम लोगों ने अप्रोच किया। जवाद सर वाज वेरी काइंड इनफ टू गिव अस द टाइम टू लिसन टू अस। जब हमने बताया उनको कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, हम ये करना चाहते हैं, तो इमीडिएटली वो प्रोग्राम आ गया एंड थैंकफुली उस प्रोग्राम के लिए हमें फंडिंग भी मिल गई। आई थिंक विद इन 2 months ऑफ आवर स्टॉकिंग वी गॉट CSR फंडिंग। तो ये साइंटिफिक के CSR फंडिंग के अंडर हमने ये प्रोग्राम किया। तो इसमें हमने 32 लोगों को चूज़ किया। 88 एप्लीकेशंस आई थी, उसमें से हम लोगों ने सबके साथ पर्सनल इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए। और ये प्रोग्राम उनको किसी कॉस्ट पे नहीं आया है, क्योंकि इसका द केयर ऑफ द फी ऑफ द प्रोग्राम वाज कवर्ड बाय द CSR फंड्स। तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो कई जगहों से ट्रैवल किए, अजमेर से, जयपुर से, झारखंड से, महाराष्ट्र से, बहुत सारी जगहों से लोग आए। ऑल 32 पीपल वर्किंग इन डिफरेंट सोशल सेक्टर्स। कोई हेल्थ पे काम कर रहा है, कोई एजुकेशन पे काम कर रहा है, कोई जेंडर पे काम कर रहा है, कई सारी तरह की कम्युनिटीज़ के अंदर। क्योंकि हम लोगों को जब इंटरव्यूज़ ही ले रहे थे तब समझ में आया कि फैमिली कॉन्फ्लिक्ट हर इशू के बेस पे है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे सैनिटेशन हो, चाहे क्लाइमेट कॉन्फ्लिक्ट, जेंडर, हर के बेस में फैमिली वायलेंस एग्जिस्ट करता है किसी ना किसी फॉर्म में। माइल्ड हो सकता है बट एग्जिस्ट करता है। तो ये जितने लोगों को हमने सर्टिफाई किया है ये वापस जाएंगे अपनी कम्युनिटीज़ में और डिफरेंस क्रिएट करेंगे और बेटर सोल्यूशंस दे पाएंगे अपने कम्युनिटी मेंबर्स को। दैट वाज द थॉट प्रोसेस। आपने बताया कि झारखंड से, अजमेर से लोग आए हैं। हैदराबाद के कितने लोग थे? आई थिंक तकरीबन 50% हैदराबाद से थे। तेलंगाना आई वुड से, क्योंकि वी हैड पीपल फ्रॉम निज़ामाबाद ऑल्सो। सो हैदराबाद से तकरीबन आधे थे, आधे लोग बाहर से आए थे। इसमें मर्द कितने थे, ख्वातीन कितनी थी? मर्द हमारे पास 3 थे एंड बाकी सब औरतें थी। यस। बाकी सब मतलब कितने? 32 minus 29 would have been women. तो मर्दों के इतने कम टर्नआउट की वजह क्या है? यूजुअली देखिए ऐसा नहीं है कि मर्दों का कम टर्नआउट हुआ। एक्चुअली 3 मर्द 32 के प्रोग्राम में बहुत अच्छा रेशियो है कंपेयर टू द फैक्ट क्योंकि क्योंकि जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है औरतों को डिसप्रोपोर्शनेटली अफेक्ट करता है, इसलिए ऐसा परसेप्शन बन गया है कि औरतें ही होंगी जो इन्वॉल्व होंगी इनमें। बट जो हमारे पास पार्टिसिपेंट्स, जो मेल पार्टिसिपेंट्स आए, उनमें से एक इज़ फ्रॉम द पुलिस फोर्स, सो ही वाज अ कांस्टेबल। और यूजुअली जब आप 100 नंबर डायल करते हैं तो दीज आर द पीपल दैट रिस्पॉन्ड टू यू। एक जेंटलमैन एक कम्युनिटी में काम कर रहे थे, वो तो डायरेक्टली डोमेस्टिक वायलेंस के साथ काम कर रहे थे। एक लॉयर थे हमारे पास। इट्स अ वेरी गुड मिक्स। और ऑफ कोर्स हम चाहते हैं कि और मर्द आगे आएँ, क्योंकि फैमिली कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सबके साथ मिलके ही सॉल्व होगा। इट्स नॉट समथिंग दैट वी कैन डू विदाउट मैन और मैन कैन डू विदाउट अस। इट्स नॉट अ जेंडर वॉर फॉर अस। हमारे लिए बहुत क्लियर हैं हम कि ये बिहेवियरल इश्यूज़ हैं, ये मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, लॉट ऑफ अदर इश्यूज़, बट ये जेंडर वॉर नहीं है। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट किसी भी फैमिली में होता है तो सबको अफेक्ट करता है। और जुल्म चाहे किसी के भी साथ हो, इंसाफ की बात कोई भी कर सकता है, मर्द हो के औरत। इनफैक्ट निर्भया केस में अगर आप देखिए तो बहुत सारे मर्दों ने साथ दिया। और हम लोग जो काम कर रहे हैं तो मेरे घर में जो आदमी हैं, जो मर्द हैं, वो मेरा साथ दे रहे हैं, मैं तभी ये सारा काम कर पा रही हूँ। तो कोई इंडिपेंडेंटली या वैक्यूम में नहीं काम करता है, हमें समाज में रह कर के ही काम करना है। तो आवाज़ तो कोई भी उठा सकता है। आपका सोसाइटी को कोई मैसेज?
मेरा सोसाइटी को यही मैसेज है कि समय बदल रहा है, रिश्ते बदल रहे हैं, अपने आप को इवॉल्व करिए। जैसे जैसे रिश्ते, लोग जैसे इवॉल्व होते हैं उसी तरह से रिश्ते भी इवॉल्व होने चाहिए उसी स्पीड से। क्या हो रहा है, औरतें तो इवॉल्व हो रही हैं, एम्पावर हो रही हैं, घर के बाहर निकल रही हैं, कमा रही हैं, खा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन रिश्ते आज भी उसी तरह से चल रहे हैं जैसे 1960 में 50 में चल रहे थे। तो वो पॉसिबल नहीं है अब इस डे एंड एज में। तो हम लोगों को सब कलेक्टिवली देखना चाहिए कि क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं। ये इश्यूज़ जिस एक समाज में अच्छे ही नहीं लगते हैं, वो समाज सभ्य समाज नहीं कहलाता है जिनमें वायलेंस हो। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग सब मिलके देखें कि जिस तरीके से रिश्ते इवॉल्व हो रहे हैं, हमारा बिहेवियर भी उसी हिसाब से इवॉल्व होना चाहिए और सबको मिल के इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना चाहिए। इट इज़ नॉट द ऑब्लिगेशन ऑफ वन पर्टिकुलर जेंडर। मौजूदा दौर में डोमेस्टिक वायलेंस किस हद तक बढ़ा हुआ है? ऑफ कोर्स डोमेस्टिक वायलेंस जो नंबर्स रिपोर्ट हो रहे हैं उसके हिसाब से तो लगता है कि बढ़ा ही हुआ है। करंट फिगर्स कहते हैं 1 आउट ऑफ एवरी 3 women आर इम्पैक्टेड बाय डोमेस्टिक वायलेंस। करंट फिगर्स ये भी कहते हैं कि एवरी 4.4 मिनट्स an incidence of domestic violence happens with a woman। ये भी है और यही भी कहीं पर ट्रैक नहीं हो रहा है। इनके तो नंबर्स ही नहीं है कि कितने बच्चे इम्पैक्ट हो रहे हैं जो अब्यूज़िव फैमिलीज से आते हैं। कहीं पर ये नंबर्स नहीं है कि कितने एल्डरली लोग इम्पैक्ट हो रहे हैं। कहीं पर ये नंबर्स नहीं है कि कितने मर्द इम्पैक्ट हो रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस से। सो नंबर्स जो रिपोर्टेड हैं फॉर वुमेन वो तो आई थिंक दे आर नॉट बीइंग रिपोर्टेड कम्प्लीटली, क्योंकि बहुत सारी 14% ऑफ वुमेन स्पीक अप, 86% ऑफ वुमेन डोंट स्पीक अप। तो ये भी है क्योंकि बहुत सारी सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट में सामाजिक इश्यूज़ और स्टिग्मा की वजह से औरतें नहीं बोलती। बट कुछ केसेस में तो कोई स्टेटिस्टिक्स अवेलेबल ही नहीं है, तो प्रॉब्लम किस हद तक बढ़ी है वो हम मैप ही नहीं कर पाते हैं। ये बड़े अफसोस की बात है कि ख़वातीन इतना पढ़ लिख जा रही हैं, कमा रही हैं, स्पोर्ट्स में हैं, हर एक्टिविटी में हैं, फ़ौज में हैं। हाल ही में आपने देखा कि किस तरह से फ़ाइटर पायलट ने नेबरिंग कंट्री में जाकर बॉम्बिंग करके आई है। तो इतनी तरक्की कर जाने के बावजूद ख़वातीन बोलती क्यों नहीं हैं? सिर्फ 14% ही बोलती हैं, बाकी की खामोश रहती हैं। तो इसकी वजह क्या है? आई थिंक राधिका यादव का केस जो रीसेंट हुआ है ये बहुत एक बड़ा एग्जाम्पल है कि औरतें क्यों नहीं बोलती हैं। राधिका वॉज अ वेरी एम्पावर्ड गर्ल, स्पोर्ट्स सिखाती थी, अच्छी थी, अच्छी बच्ची थी, एंड शी वॉज किल्ड फॉर अ वेरी स्टूपिड रीज़न। सो ये कि डेंजर लर्क्स इन एवरी कॉर्नर फॉर वीमेन। बोलना कितना सेफ़ है, बहुत सारे पार्ट्स ऑफ द कंट्री आज भी ऑनर किलिंग को ऑनर मानते हैं, डिसऑनर नहीं मानते हैं। उनको लगता है कि वट एवर अ वुमन डज़ उसमें हमारी बेइज्जती होती, बदनामी होती है। तो आई थिंक ये थॉट प्रोसेस, जैसा कि आपने पहले भी कहा कि सोसाइटी बहुत पेट्रियार्कल है, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ दैट पेट्रियार्की, और पेट्रियार्की ऐसा नहीं है कि मेन वर्सेस वीमेन है, मैं फिर से एम्फोसाइज करना चाहूँगी, पेट्रियार्की आदमी तो करते ही हैं, ऑफ कोर्स औरतें भी, उसको बहुत सारी औरतें हैं जिन्होंने इंटरनलाइज्ड पेट्रियार्की की वजह से दूसरी औरतों को बहुत नुकसान पहुँचाया है। सो आई फील कि औरतें बोल नहीं पा रही हैं ऐसा नहीं है, बोल रही हैं, बट बहुत डेंजर है कई बारी बोलने में और उनको चुप करा दिया जाता है। हमारे पास कुछ कभी कभी ऐसे केसेस आते हैं। एक केस आया था हमारे पास जिसमें एक लड़की ने अपने फादर के ख़िलाफ़ कंप्लेंट की थी, जो कि चीज़ कभी होनी ही नहीं चाहिए, और उसके फादर जो हैं अपने गांव के ही बहुत सारे लोगों को पुलिस स्टेशन ले गए और गांव वालों ने उस लड़की को कंडेम किया कि आपने अपने फादर के ख़िलाफ़ रिपोर्ट क्यों लिखवाई, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपके फादर की इज़्ज़त ख़राब होती है। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि जो फादर ने किया उससे इज़्ज़त नहीं ख़राब होती है, और जो लड़की ने जाके रिपोर्ट किया उससे उनको लगा कि उनकी इज़्ज़त ख़राब होती है। तो आई थिंक कि ये माइंडसेट बहुत रिग्रेसिव माइंडसेट है, और जब तक ये चेंज नहीं होगा और वही रिलेशनशिप्स इवॉल्व, पेट्रियार्की को पीछे छोड़ना, पेट्रियार्की आदमियों को भी बहुत ही नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। आदमियों से कहता है कि आपके ऊपर ही पूरा परिवार डिपेंडेंट है, आप रो नहीं सकते हैं, आप इमोशंस नहीं शो कर सकते हैं। जोरू का गुलाम जैसी मूवीज़ बनती हैं उसको नॉर्मलाइज करने के लिए पेट्रियार्की को। सो पेट्रियार्की इज़ नॉट अ गुड थिंग, इट इज़ नॉट गुड फॉर मेन, इट इज़ नॉट गुड फॉर वीमेन। एंड मैं
वेयर एज मैं चाहूँगी कि मैं औरतों के फेवर में ये डिबेट लूँ, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बिना आदमियों को साथ ले करके हम लोग काम कर भी नहीं सकते हैं। तो मैं सबको ही ये कहना चाहूँगी कि भाई रिग्रेसिव थॉट छोड़ें, थोड़ा सा इवॉल्व हो समय के साथ और देखें कि किस तरीके से आप अपनी फैमिली में औरतों को सपोर्ट कर सकते हैं। इक्विटी बहुत ज़रूरी है। हमारे पास औरतों के पास अभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, फील्ड पूरा टिल्टेड है, कुछ लोग ऊपर खड़े हैं, कुछ लोग नीचे खड़े हैं। तो जो नीचे वाले ऊपर आना चाहते हैं उनके लिए मुश्किल हो जाता है इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो वी फर्स्ट हैव टू गिव विमेन अ लेवल प्लेइंग फील्ड, तभी वो बोल पाएंगी। इस तरह में जहाँ ऑपरेशन इतना ज़्यादा है तो बोलना भी मुश्किल हो जाता है। आजकल एक और मसला ज़्यादा बढ़ रहा है जो रिपीटेड अब्यूज़ कहा जाता है। फर्स्ट टाइम अब्यूज़ को अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो बार बार आपके साथ होगा, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो। तो फर्स्ट टाइम रॉन्ग्ड अगर आप फ़ौरन आवाज़ उठाएं तो वहीं पर निप इन द बड जो कहते हैं वो हो पाएगा। तो इसके लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए, ऐसा है कि वायलेंस, एक तो अब्यूज़, रिपीटेड अब्यूज़, तो ये आपने बहुत सही कहा कि अगर एक पहली बारी में नहीं बोला तो वो बढ़ता ही जाएगा। तो एक तो बोलना बहुत ज़रूरी है, दूसरा सही समय पे बोलना बहुत ज़रूरी है। बट रीजंस हैं औरतें क्यों नहीं बोलती हैं, या लेट्स नॉट यूज़ द वर्ड औरतें, लेट्स से सर्वाइवर्स क्यों नहीं बोलते हैं। सर्वाइवर्स इसलिए नहीं बोल पाते हैं क्योंकि इतना स्टिग्मा है। आपके पास अगर आपका कोई दोस्त आकर के कहता है कि बॉस आई एम फेसिंग अब्यूज़ फ्रॉम माय वाइफ, तो सबसे पहले उसका मजाक उड़ाएंगे। ठीक है, कहेंगे अरे यार तू कैसा आदमी है, तू अपनी बीवी को भी नहीं कंट्रोल कर पाता। अगर कोई औरत निकल के जाती है और कहती है कि मेरे घर में मुझे प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले उसके पेरेंट्स उसको घर वापस भेजते हैं। अब देखिए, डाउरी डेथ्स आपको बताएंगी कि ये सारी लड़कियों ने आवाज़ उठाई और इनको सबको वापस अपने अपनी ससुराल भेजा गया फिर से जाकर के अब्यूज़ होने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो बहुत वाइटल इकोसिस्टम जो एक सपोर्ट का रहता है वो मिसिंग है। बहुत ज़्यादा शेम है इन बातों में, किसी को भी शेम कर देना। कोई लड़का बोलता है कि मेरे साथ कुछ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, आप बताइए कि पुलिस स्टेशन में ही उसका मजाक उड़ाते हैं, उससे कहते हैं यार तू कैसा आदमी है, तेरे साथ असॉल्ट कैसे हो सकता है। तो स्पीकिंग अप इज़ वेरी स्टिग्मेटाइज्ड, बहुत शेम एसोसिएटेड है स्पीकिंग अप से। शायद इस वजह से लोग सही समय पे बोल नहीं पाते हैं और बोलना ज़रूरी है। सो इसलिए कहीं ना कहीं हमें सेफ़ लिसनिंग स्पेसेस बनाने पड़ेंगे, हमें सेंसिटाइज करना पड़ेगा, हमें पूरे लीगल सिस्टम को, मैं किसी एक को पॉइंट आउट नहीं करूँगी, सबको सेंसिटाइज करना पड़ेगा कि भाई जब आपके पास कोई आता है इस तरह की चीज़, तो द फर्स्ट थिंग इज़ डोंट मेक फन ऑफ दैट पर्सन। उसको आप सेफ स्पेस तो दीजिए बात करने के लिए, यकीन तो करिए कि वो क्या कह रहा है। हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे एकता साहिबा जो कि डोमेस्टिक वायलेंस के ताल्लुक़ से बता रही थी। चाहे मर्द हो कि औरत, लड़का हो कि लड़की, अगर फ़र्स्ट टाइम अब्यूज़ होता है तो फ़ौरन चाहिए कि वो बोलें, किसी न किसी के साथ शेयर करें जो एतमाद के लोग होते हैं। अपने दोस्त अहबाब में, ख़ानदान में, कज़न्स में, किसी न किसी से आप शेयर कीजिए और मसले को फ़ौरन का फ़ौरन हल करने की कोशिश कीजिए, वरना ज़िंदगी अजीरन बन जाती है। बहुत सारे लोग ख़ुदकुशी तक कर जाते हैं। तो इन सारे नुकसानात से बचने के लिए आप ख़ानदानी सतह पर देखिए कोई मौजूद है, और अगर नहीं मौजूद हैं तो आप जैसे मौजूद हैं, आप प्रोफेशनल्स के पास जाइए, जाके अपने मसले का हल तलाश कीजिए और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाइए। इस मैसेज के साथ आपसे विदा लेता हूँ। शब बख़ैर।